सबको नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और पिछले लेक्चर में ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले ली थी। तो आज हम और ज़्यादा जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। शुरू करने से पहले बेहतर होगा आप एनसीईआरटी फटाफट से सब वीडियो पॉज करो, एनसीईआरटी लेने के लिए भागो, एनसीईआरटी लेके आओ। जहाँ जहाँ पे मैंने जो वर्ड हाईलाइट किया होगा आप मेरे साथ हाईलाइट करेंगे। समझ गए ना आप? ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ लाइफ, मेंस्ट्रुअल एंड ओएस्ट्रस साइकिल एंड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ गई है ना सबकी एनसीईआरटी? सब एनसीईआरटी लेके बैठना, ऐसे मत बैठना, और साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ते रहना, बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख पा रहे हैं आप? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक चांस इवेंट है, बाई चांस इवेंट है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, उसी के साथ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स होता रहता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक एग है, ठीक, लेकिन एक एग के फ्यूजन के लिए बहुत सारे स्पर्म आते हैं। आपने सुना होगा कि एक एग के फ्यूजन के लिए मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। तो उनमें से कोई एक ही स्पर्म जो सबसे हेल्दी होता है, जो सबसे मोटाइल होता है, वो एग का फ्यूजन कर पाता है। और ये क्या हो गया, दो जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और उससे क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता है उससे? जाइगोट। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है? फॉर्मेशन होगी किसकी? मेल एंड फीमेल गैमीट्स की, क्योंकि बिना मेल एंड फीमेल गैमीट्स के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जरूरी है कि क्या फॉर्म हो? मेल एंड फीमेल गैमीट्स। या तो वो either by same individual or by different individual of the opposite sex, मतलब या तो वो सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल पे होंगे या फिर दो अलग इंडिविजुअल्स पे होंगे। जैसे कि अर्थ फॉर्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे होते हैं, लेकिन कॉकरोच में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे होते हैं। ठीक, जब एक ही इंडिविजुअल पे है तो क्या बोला? मोनिशियस। जब सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे हैं तो उसको हमने क्या बोला? डायोशियस। देखिए फिर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है मोनिशियस है जो इंडिविजुअल मोनिशियस है वो बाइसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि उसकी एक ही बॉडी पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो इस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? मोनिशियस और बाइसेक्सुअल। इसके लिए एग्जांपल्स हैं अर्थवॉर्म, चारा जो कि एक एल्गा है, स्वीट पोटैटो। एग्जाम्पल आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, डायोशियस ये एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है अभी। ठीक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग पे होगा। ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? डायोशियस हैं, क्योंकि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग पे होता है, मेल जो है वो अलग बॉडी पे होता है, सेम बॉडी पे नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? डायोशियस। यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल आ गया कॉकरोचेस, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच एंड मार्केंशिया। ह्यूमन बीइंग भी एक एग्जाम्पल आता है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए अर्थवॉर्म हो गया। ठीक, देखिए इसमें टेस्टिस है, टेस्टिस सेक विथ टेस्टिस, ओवरी, एक ही इंडिविजुअल आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें। एक ही पे क्या है? टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। ह्यूमंस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी। तो देखिए यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी एक ही इंडिविजुअल पे है, तो ये क्या हो गया? मोनिशियस। अब यहाँ पे देखिए चारा, ये एक एल्गा है। ठीक है, चारा क्या है? एल्गा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है चारा में? उगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। अडेक्सियल साइड में क्या है? अडेक्सियल साइड समझते हैं आप, ऊपर की साइड को उगोनियम। अब एक्सियल साइड में नीचे की साइड को क्या है? एंथीरिडियम। समझ गए ना आप? चलिए देखिए यहाँ पे ये है मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच। मेल और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लेकिन डायग्राम में थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना इजी नहीं है जब तक हम उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि टेस्टिस और ओवरी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेल कॉकरोच होता है, ठीक है, उसमें एनल स्टाइल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? उसमें एनल स्टाइल होते हैं, जो कि फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होते हैं। एनल सर्काई दोनों में होगा, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन भी है। देखिए यहाँ पे एनल सर्काई दोनों में होगा, लेकिन एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। तो कॉकरोच क्या हो गया? डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल। चलिए
अब गैमीट्स फॉर्म हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी बोल दिया गया कि गैमीट की फॉर्मेशन होगी, गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो गैमीट फ्यूज होंगे, दो गैमीट फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि गैमीट एग और स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं और क्या बन रहा है, जाइगोट, जो किससे, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट ही डेवलप होके क्या बना देगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस होना है, गैमीट्स को फॉर्म होना है, फिर उनका फ्यूजन होना है, फिर फ्यूजन के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये बहुत ही इलाबोरेट, मतलब लंबा सा प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब बहुत कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये आराम आराम से होगा, थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो देखिए जाइगोट बना, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो धीरे 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 देखिए बड़ा हो रहा है, फीटस बन गया है, ठीक। तो ये इतना लंबा टाइम लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसीलिए इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो क्या हो गया आपके पास, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। मैंने बोला है कि एनसीईआरटी साथ में रखिए, और जहां जहां पे मैंने डार्क किया है वहां वहां आप भी क्या करते रहिए, मार्क करते रहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़िए, नहीं समझ आता है तो बताइए। चलिए, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves। अब देखिए क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन था मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, बताइए जल्दी से। नहीं था। वहां पे गैमीट फॉर्मेशन हो सकती थी लेकिन गैमीट्स का फ्यूजन नहीं था, समझ रहे हैं ना। गैमीट फॉर्मेशन हो सकती थी लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होते हैं और अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। एक दूसरे के लिए वो क्या होते हैं, क्लोन्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फिर इसमें फ्यूजन होता है। जब फ्यूजन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जेनेटिक वेरिएशन आएगी ना, तो क्या होगा, अब वो ऑफस्प्रिंग ना तो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे, ना ही अपने पेरेंट्स के एकदम सिमिलर होंगे। थोड़ी सिमिलैरिटी होगी लेकिन फिर भी क्या होंगे, डिफरेंट। देखिए यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है, पेरेंट्स हैं, उनकी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी जैसी है। शी इज नॉट आइडेंटिकल टू हर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इसका दूसरा कोई भाई बहन नहीं है, अदरवाइज दिखा दिया जाता। देखिए ट्विंस की बात अलग है, वो आप आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्विंस का भी, ट्विंस वो अलग बात है, ठीक। अदरवाइज जो है वो दो सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन जो हैं, वो एक दूसरे की तरह नहीं होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज को छोड़ के। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, जो प्रोजेनी आएगी ना, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होगी, ना ही अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगी, ठीक। तो जब हम स्टडी करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, लाइक प्लांट्स, एनिमल और फंजाई, ठीक है, show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। ये कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे ग्रुप को पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स में पढ़ रहे हैं, फंजाई में पढ़ रहे हैं, हालांकि वो बहुत अलग हैं। उनका बाहर से जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो बहुत अलग है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अलग है, उनका फिजियोलॉजी, जो उनका बॉडी के फंक्शंस हैं वो बहुत अलग हैं। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ये सारे, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फंजाई है, इनका एक सेम पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब सब में ही गैमीट फॉर्मेशन होगी, मतलब सब में ही गैमीट ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, समझ गए ना। तो ये हो गया सिमिलर पैटर्न, समझ गए आप। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। देखिए, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually, ठीक है। अपनी मैच्योरिटी से पहले भी एक स्टेज आती है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स में मैच्योरिटी से पहले भी एक स्टेज आता है, ठीक। उस स्टेज के थ्रू सारे इंडिविजुअल्स को जाना होता है। अब हम एकदम से बड़े थोड़ी हो गए, एकदम से मैच्योर थोड़ी हो गए हैं, हमारा बचपन भी था। वैसे ही प्लांट एकदम से फल देना शुरू नहीं करता है, वो भी छोटा होता है। वैसे ही जानवर होते हैं, वो एकदम से बड़े नहीं हो जाते, वो भी क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो वो पीरियड होता है ग्रोथ पीरियड, और उसी ग्रोथ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। जब हम छोटे हैं वो फेज क्या आ गया, जुवेनाइल फेज, जब हम मैच्योर नहीं है। और इसी जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में क्या कह दिया जाता है, वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्लियर ना, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
जो हमारा बचपन का टाइम है, जब हम प्यूबर्टी नहीं आई है, हमें हमें मैच्योरिटी नहीं है, तो वो क्या हो गया, जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. देखिए ऑब्वियस सी बात है, सारे की सारी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है. जब लाइफ स्पैन ही अलग अलग है तो फिर जुवेनालिटी का फेज भी क्या होगा, सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा. ठीक है. द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी seen easily in the higher plants when they come to flower. देखिए जुवेनालिटी का फेज, वेजिटेटिव फेज कब बोलेंगे हम कि क्या हो गया, खत्म हो गया, ये वो एकदम खत्म होता है, वैसे क्या शुरू हो जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज. तो एंड ऑफ जुवेनालिटी क्या मार्क करता है, उसका खत्म होना क्या बताता है कि अब मैच्योरिटी शुरू हो गई है. और इस चीज को आप बड़ी आसानी से प्लांट्स में देख सकते हैं, हायर प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में आप बड़े इजीली देख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या आता है, फ्लावर आता है. ठीक. जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं कहा मैंने, बताओ क्यों नहीं कहा मैंने जिम्नोस्पर्म? जो लेक्चर देखेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा. जिसने पूरा लेक्चर देखेगा वो ज़रूर बताएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का नाम नहीं लिया. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग. देखिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ मैंने ऐड किए हैं, सबके आंसर मैं यहाँ दे रही हूँ, तो आप आंसर साथ साथ में एनसीईआरटी पे नोट करते जाइए. मैंने लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि आपको अपनी एनसीईआरटी जो है वो साथ में रखनी है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर. देखिए मैरीगोल्ड, राइस और व्हीट, इनका लाइफ स्पैन भी कम ही होता है. ठीक है. तो कितना है, 3 मंथ्स. मैंगो, मैंगो पेरेनियल है. पेरेनियल मतलब बहुत सालों सालों तक ये ग्रो करता रहता है, बहुत बार ये फ्लावर करता है. तो 3 to 5 years. कोकोनट 5 to 8 years. देखिए मेरे बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, 1 साल आगे पीछे हो सकता है, लाइक 4 to 7 years हो सकता है. यहाँ पे 4 to 8 years हो सकता है, 4 to 7 years हो सकता है. लेकिन आपको इसी के आसपास आंसर करना है. बिल्कुल ये हो सकता है ये भी डायरेक्ट आए, या हो सकता है इससे 1 साल आगे पीछे करके दे दिया जाए. जो 3 से 5 साल लिखा है, कोकोनट के लिए 5 से 8 साल लिखा है, इसका मतलब है कि मैंगो है, कोकोनट है, इनकी अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, अलग अलग वेराइटीज होती हैं. तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग उनका टाइम पीरियड होता है कि कब उनमें फ्लावर आएगा. इन सम प्लांट्स वे फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस. वो फ्लावर देखिए इनको क्या बोल देते हैं, जो लेक्चर सुना है अपनी एनसीईआरटी पे लिखिए, ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट्स जो एक से ज़्यादा बार फ्लावर करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक. क्या बोलते हैं हम उनको, पॉलीकार्पिक. जो प्लांट्स पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर करते हैं उनको हम कहते हैं मोनोकार्पिक. और वो प्लांट्स जो कि अपने लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावर करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक. अब पॉलीकार्पिक है, देखिए एक आम का पेड़ है, क्या हुआ, पहली बार उसमें फूल लगे, चलो वो फिर उसमें फल भी लग गए. ठीक. फिर से क्या होगा कि उसमें फूल नहीं रहेंगे. ठीक. तो फिर उसके बाद फिर से उसमें फूल आएंगे. तो एक फ्लावरिंग पीरियड से दूसरे फ्लावरिंग पीरियड के बीच में एक टाइम आएगा. ठीक. इंटर फ्लावरिंग, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, 2 फ्लावरिंग पीरियड के बीच में एक टाइम आएगा जिस टाइम पे उस पर फ्लावर नहीं होंगे. तो उसको हम क्या कहेंगे, तब हम उस प्लांट को क्या कहेंगे, जुवेनाइल और मैच्योर. डेफिनेटली हम उसको जुवेनाइल कहेंगे. क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी तब कहते हैं जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. उस दौरान प्लांट पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उसको मैच्योर नहीं कहेंगे. हालांकि वो वेल ग्रोन है लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज. समझ गए ना बात को. ऑब्जर्व फ्यू ट्री इन योर एरिया. अपने आसपास बहुत सारे पेड़ों को देखो. ठीक है. तो क्या लगता है आपको कि वो सारे के सारे एक ही टाइम पे फ्लावर कर रहे हैं? होता है ऐसा? नहीं होता है, सब अलग अलग टाइम पे फ्लावर करते हैं. वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल? आपको क्यों लगता है कि मैंगो अलग टाइम पे मिलेगा, एप्पल अलग टाइम पे मिलेगा, ये सब अलग अलग मिलते हैं? ठीक. ऐसा क्यों होता है? ठीक. आगे पूरे आंसर है बेटा इसमें. Are there some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering? क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सीजनल फ्लावरिंग मतलब एक पर्टिकुलर सीजन पे ही क्या करेंगे, फ्लावर करेंगे, अदरवाइज नहीं. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है बेटा. जैसे आपके पास आप जैसे कि ये मैरीगोल्ड वगैरह हो गया, आप थ्रू आउट द ईयर देख सकते हैं इनको कि ये क्या कर रहे होते हैं, फ्लावर कर रहे होते हैं. मतलब थ्रू आउट द ईयर भी क्यों नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन
इनका कम होता है, जो पीरियड होता है फ्लावरिंग का वो थोड़ा कम होता है, तो हम रैंडम इनको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ एक फ्लावर हैं जो बस सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन पे ही क्या करेंगे, फ्लावर करेंगे, अदरवाइज नहीं फ्लावर करेंगे, ठीक। तो वो मोस्टली क्या होंगे, एक साल में एक ही बार फ्लावर करने वाले होंगे। प्लांट्स द एनुअल्स एंड बाइनियल्स टाइप, समझ गए ना आप। देखिए एनुअल्स जो कि एक ही बार, साल में एक ही बार क्या कर रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं। बाइनियल, बाइनियल देखो इसका मतलब ये नहीं है कि साल में वो 2 बार फ्लावर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 साल, दो सीजन चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, एक नहीं कितने चाहिए, 2 सीजन। एक में वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, दूसरे सीजन में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं, समझ गए ना। तो एनुअल्स एंड बाइनियल्स टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस। देखिए जो एनुअल होगा, जो बाइनियल होगा, ठीक। एनुअल बेटा समझ गए ना, जो एक साल, एक सीजन, एक ग्रोइंग सीजन लगता है उसको ग्रो करने के लिए, एक सीजन चाहिए। बाइनियल को कितने चाहिए, 2, जिसमें वो पहले सीजन में क्या करेगा, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, दूसरे में क्या करेगा, वो अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। तो इस तरह के जो प्लांट्स होंगे उनमें हम बहुत क्लियर कट देख सकते हैं कि देखिए उनमें वेजिटेटिव फेज आया, फिर क्या आ गया, उनमें फ्लावर लग गया, और फिर क्या हो गया, वो सेनेसेंट, मतलब ओल्ड एज होगी उनकी। प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं एजिंग के लिए, सेनेसेंस यूज करते हैं, ठीक। लेकिन पेरेनियल स्पीसीज में इस तरह को बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेनियल वो होते हैं जो कि सालों सालों तक फ्लावर करते रहते हैं, ठीक। एनुअल और बाइनियल नहीं करेंगे, एनुअल एक ही साल में करेंगे, उसी साल वो क्या करेंगे, जैसे मैं ग्रो किए, मैच्योर हुए, उनमें फ्लावर बन गया और उनकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। बाइनियल में क्या होगा, बाइनियल में 2 सीजन लग जाएंगे, जैसे एक में उन्होंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाया, दूसरे में रिप्रोडक्टिव बनाया। पेरेनियल सालों सालों चलते रहते हैं, तो इनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। एनुअल और बाइनियल में हम इजीली देख सकते हैं, ठीक। A few plants exhibit unusual flowering phenomenon, ठीक। मतलब अलग सा होता है उनमें, जैसे कि वो होते हैं मोनोकार्पिक, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं, या फिर 10-10 12-12 साल बाद फ्लावर करेंगे। तो इनमें से एक है, देखो बैम्बू, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years and produce large number of fruits and die। समझ गए आप। बैम्बू की जो स्पीसीज हैं वो 50 से 100 सालों में एक बार फ्लावर करती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स बनाती हैं और मर जाता है, खत्म हो जाता है बैम्बू। उसके बाद आफ्टर फ्लावरिंग वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा प्लांट आता है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, नील कुरंजी, जो कि 12 साल में फ्लावर करता है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना नील कुरंजी कितने साल में फ्लावर करता है, 12 साल में। लास्ट टाइम ये फ्लावर किया था, देखिए ओल्ड डाटा है, सितंबर अक्टूबर 2006, हालांकि ये अब 12 साल हो चुके हैं, 2018 में भी फ्लावर किया था, ठीक। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देखिए KKT याद रखना, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो हमारे पास स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना है, नील कुरंजी है, वो कहाँ पे है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। वो वहाँ पे पूरी की पूरी पहाड़ियों को जो है ढक देता है, वो पूरी पहाड़ियाँ नीली हो जाती हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। कितने साल में फ्लावर करता है ये, 12 साल में फ्लावर करता है। लास्ट टाइम ये डाटा जो यहाँ पे दे रखा है सितंबर अक्टूबर 2006 का है। जो मैं NCERT फॉलो कर रही हूँ वो 2019 to 2020 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। हाँ कि यहाँ पे कायदे से 2018 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behaviors। देखिए एनिमल्स में क्या होता है, इससे पहले कि एनिमल मैच्योर हो, उसकी जो जुवेनाइल जो फेज आएगी, जो बचपन वाली फेज आएगी, उसमें धीरे धीरे क्या होना शुरू होंगे, बाहर से भी उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं और उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, ठीक। और सब के सब जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो होगा वो अलग अलग ड्यूरेशन का रहेगा। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो आप क्या बता सकते हैं कुछ चेंजेस के बारे में ह्यूमंस में जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को बताते हो। देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, टेस्टोस मेल में कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं, मेल में बियर्ड वगैरह आ जाती है, आपने पढ़े हैं ना सारी ये चीज़ें कि मैच्योरिटी जब आने लगती है तो किस तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज करता है, मेल में जो वॉइस है वो थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं जब
जुवेनालिटी से मैच्योरिटी का फेज आने लगता है. अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? क्या पंछी जो हैं वो पूरा साल अंडे देते रहते हैं, या उनमें भी कोई सीजनल फिनोमिनन होता है? ठीक, तो क्या आप फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो पूरा साल अंडे देते हैं या फिर उनमें कोई सीजनल होता है? ठीक, तो देखिए इसका आंसर भी आपको मिलेगा. यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली. ऑब्वियसली वो पूरा साल क्यों ये करेंगे? नेचर में जो खास तौर पे वो एनिमल्स जो वाइल्ड कंडीशंस में हैं, या तो बहुत ही ठंडे में है, बहुत ही गर्मी में है, और बाहर खुले नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशंस में रह रहे हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं? सीजनली ही शो करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ले करते हैं एग्स सीजनली. लेकिन जो देखिए पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स हैं, ठीक, कैप्टिविटी टर्म दी गई है. पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स हैं उनको क्या टर्म दी गई है? कैप्टिविटी. वो पूरा साल जो है वो एग ले कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दीजिए, इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. इसमें वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर. वो एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है. मतलब कमर्शियल समझते हैं ना, अपने फायदे के लिए जो किया जाता है. ठीक, वो मतलब ऐसा नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिनन नहीं है कि वो नेचुरली इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इतने सारे अंडे जो है वो बन के आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, समझ गए आप? तो देखिए फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है. अच्छा, फ्रॉग का आपको पता है ना कि वो रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन करता है. आपने टर्राने की आवाज़ सुनी होगी, ठीक है. तो वो उनका साइन होता है या फीमेल फ्रॉग के लिए या मेल फ्रॉग के लिए, इस तरह से. तो फीमेल of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सुनिए. जो भी प्लेसेंटल मैमल्स, मतलब मैमल्स आप समझते हैं ना, मैमिलिया क्या है? एक क्लास है. तो मैमिलिया क्लास में जितने भी एनिमल जिनमें प्लेसेंटा बनता है, खास तौर से देखिए ये बाकी के मैमल्स के लिए बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटल मैमल के लिए बात की गई है. तो उनकी जो ओवरीज हैं, ओवरीज और एसेसरी डक्ट्स कौन से आ गई बेटे? जैसे फेलोपियन डक्ट आ गया, ठीक है. और जो एसेसरी डक्ट्स हैं उनमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. और साथ ही हॉर्मोन्स में भी चेंजेस होते हैं. लेकिन कब? रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे. ठीक. नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, ठीक है. नॉन प्राइमेट मैमल कौन कौन आ गए? काउस, शिप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा. नॉन प्राइमेट मैमल में इन सब चेंजेस को रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो नॉन प्राइमेट मैमल्स में चेंजेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओएस्ट्रस साइकिल. वेयर एज इन प्राइमेट, ध्यान दीजिएगा, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, सिर्फ यही क्या है? प्राइमेट हैं. हम किस में आते हैं? प्राइमेट. प्राइमेट बेटा एक ऑर्डर है. प्राइमेट में सिर्फ मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं. तो नॉन प्राइमेट मैमल्स जितने भी हो गए उनमें कौन सी साइकिल है? ओएस्ट्रस साइकिल. और प्राइमेट्स में क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मैं आपको यहाँ ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में बताती हूँ कि ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है. तो बेटा ये में एक हीट पीरियड होता है जिनके टाइम पे शायद इनका एग रिलीज होता है, और ये उस टाइम सेक्सुअल एक्ट के लिए डिमांड करते हैं और फर्टिलाइजेशन हो पाती है. ठीक है, तो ये हो गया ओएस्ट्रस साइकिल. उसी तरह से प्राइमेट में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. इनमें हीट पीरियड वाली कोई बात नहीं होती. इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है? एग जो है वो ओवरीज से रिलीज होता है, ठीक, फेलोपियन ट्यूब में जाता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है, मतलब ब्लड का फ्लो नहीं होगा. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एग जो है वो भी खत्म हो जाएगा. और साथ में एंडोमेट्रियम एक मेम्ब्रेन होती है जो कि टूटती है और इसीलिए बाहर ब्लड निकलता है. समझ गए ना? ओएस्ट्रस साइकिल में बच्चे एनिमल किस में होता है? हीट पीरियड में होता है और वो सेक्सुअल एक्ट के लिए डिमांड करता है. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं है. वहाँ पे भी एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ब्लड का फ्लो होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटेगा. ये सारा हार्मोन्स पे डिपेंड करता है. थर्ड चैप्टर में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. देखिए इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत सारे मैमल्स जो हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि वो जो वाइल्ड कंडीशंस में रह रहे हैं, ठीक, तो वो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे ही शो करेंगे, ठीक.
मतलब उनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है हो सकता है कुछ एक जो है वो रेनी सीजन में शो कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा अभी अभी फ्रॉक का एग्जांपल दिया, ठीक है, वो सीजनल ब्रीडर्स हैं क्योंकि वो रेनी सीजन के टाइम पे ब्रीडिंग करते हैं, ठीक। जो एनिमल्स किसी पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। और ऐसे मैमल्स जो कि थ्रू आउट द ईयर उनका क्या होता है, कभी भी जो है क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। हम कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स हैं। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज, वो पूरा का पूरा क्या होता है, एक्टिव होते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब पूरा मेच्योरिटी फेज जितना भी है उसमें वो क्या होंगे, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। लेकिन कुछ एक होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सीजन पे ही क्या होंगे, एक्टिव, तो सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। अब देखो मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योरिटी के बाद क्या आएगा, ओल्ड एज आएगी, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं, हम सब देख पाते हैं कि हम बूढ़े होते हैं, तो मतलब क्या है ग्रोइंग ओल्ड, वट इज मेंट बाई ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े होने का क्या अर्थ है, तो रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना, एक तरह से क्या बोल देते हैं हम उसको, एक पैरामीटर मान लेते हैं कि ये सेनेसेंस का और ओल्ड एज आ रही है, ठीक। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और old age, समझ गए। there are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc during the last phase of lifespan। obviously होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो जाता है, हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है, हेयर लॉस होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में जब हम बूढ़े होने लगते हैं, और बूढ़े होने के बाद अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, कौन होगा, क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, जो 3 फेजेस हैं उसके, मतलब जुवेनालिटी, मैच्योरिटी, सेनेसेंस, ये 3 फेजेस आ गई। तो इन 3 फेजेस में ट्रांजिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस, ठीक। अब हार्मोन्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगी, मतलब एक हार्मोन दूसरे को सिग्नल देगा, ठीक। आपने केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, देखिए किस तरह से हार्मोन एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अफेक्ट पड़ता है, ठीक। और यही सारे जो हैं चेंजेस जो हैं वो इन जुवेनालिटी, मैच्योरिटी और सेनेसेंट फेज को कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल की इंटरेक्शन आपस में एंड देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए अब ये हमारे पास आता है अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब तक आपने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। सीजनल ब्रीडर्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कैसे हैं, ओएस्ट्रस साइकिल क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ, मोनोकार्पिक फ्लावर क्या हुए, पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या हुए, पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या हुए, ठीक। तो देखिए आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योर हो गए, ठीक। all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। इसका मतलब है कि चाहे जब सब मैच्योर हो गए ना, चाहे मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो सेम तरह के इवेंट शो करते हैं, हालांकि उनकी बॉडी अलग है, हालांकि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें इवेंट जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, स्लो, इलेबोरेट प्रोसेस है जिसमें कि एक रेगुलर सीक्वेंस होता है। रेगुलर सीक्वेंस का मतलब है पहले गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट्स नहीं फॉर्म होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फिर उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो यह है एक रेगुलर सीक्वेंस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फिर उनके फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट, और फिर क्या हुई, एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ गए ना, कैरेक्टराइज बाय, किससे कैरेक्टराइज किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। देखिए अब कन्वीनियंस के लिए इनको क्या बोल दिया गया है, हमने इनको रख दिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो मेन 3 तरह के इवेंट की बात की जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स, तो इनके बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको जो भी समझ आया है और जो भी मैंने क्वेश्चन बीच में अगर कुछ पूछा है तो आपको आंसर करना है। लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी ज़रूर कीजिएगा, जो समझ नहीं आया उसको भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं ये, तो आप ये सब क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और मुझे बता देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो कर लीजिए, कर तो आप नहीं रहे हैं क्योंकि आप पूरा वीडियो शायद देख भी नहीं रहे हैं। मैंने वीडियो का ड्यूरेशन भी कम कर दिया है और कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए।